आज हमारे डिस्कशन का विषय संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दो चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद। ये ज़रूरी नहीं है कि संविधान हो और उसमें संविधानवाद हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। मैं इस विषय को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करूंगा। आई वुड डिस्कस दैट वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये हमारी बात रहेगी। लेकिन मेरी प्रजम्पशन, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग। आप ये सभी जानते हैं, रॉस्को पाउंड ने एक सोशल इंजीनियरिंग की अपनी एक फिलॉसफी दी, अपनी एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉयर को एक सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और उस इंजीनियरिंग के माध्यम से लॉ के थ्रू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स की और डिजायर्स की बात होनी चाहिए। ऐसी बात कही गई थी। अब इसी बात को लेकर के मेरा कहना यह है कि यस, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल इंजीनियरिंग। मेरा कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपने आप में एक सोशल इंजीनियरिंग है। अब वो है कैसे, इस बात को मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और इसको बात को बताते हुए पहले मैं ये बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखें। ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारा डिस्कशन मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक फंडामेंटल प्रेमिस के साथ चलता हूं, और वो मेरी प्रेमिस ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम ड्यूरिंग द एज ऑफ मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस मेक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ए प्री कंडीशन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये मेरा एक बेस है जिसके आधार पर मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात है कि दूसरी बात यहां पर यह भी आ रही है कि हम बहुत जल्दी से यह भी समझें कि संविधानवाद होता क्या है। संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है लीगल लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, मीन्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सीमित सरकार का फ्रेमवर्क दिया गया है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार है लेकिन सरकार सीमित है, तो वहां पर यह कहा जाएगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसी बात को मैं देखने की कोशिश करूंगा अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगला सवाल आता है, सवाल इस बात का है कि इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, डायनेमिक, प्रोग्रेसिव, एडिंग strength to limited government from within the constitutional framework? मैं अगर ये बात आपसे कहता हूं कि हाँ, भारत का संविधानवाद पर ही आधारित है, मीन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आई एम नॉट सेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट आई एम सेइंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड अपॉन द थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर इस बात को मैं कहता हूं तो सवाल अगला ये आ जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भारत के संविधान में वो स्टैटिक है या प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है या नहीं? ये सवाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर मैं ये कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोग्रेसिव है, तो क्या वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? ये बात देखने की होगी। Now see some, the other basis also. आप यूं समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या लाते हैं। A society seeks to place its value at the heart of its polity
and see a government with attendant power as necessary to attain that objectives. हर सोसाइटी जो अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, वो सोसाइटी ये कॉन्टेम्पलेट करती है कि हमारी ये मूलभूत वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, ये सामाजिक मूल्य आगे बढ़ाए जाएं, उनको प्रमोट किया जाए, और हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी आगे प्रमोट किया जाए। इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, और इन प्रमोशन करने के लिए उसको एक कोई मैकेनिज्म चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए। सो इस डिवाइस के लिए वो अपना एक गवर्नमेंट तैयार करती है। तो अब हमको एक बात और देखनी है कि जब गवर्नमेंट वो तैयार करती है, गवर्नमेंट इसलिए तैयार की जा रही है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो आगे ले जाए, उनको वो प्रोटेक्ट करे, और उनको हमारी डिजायर के मुताबिक, हमारी इच्छा के मुताबिक वो आगे ले जाए। ये गवर्नमेंट का एक काम रहता है। मीन्स द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द ऑब्जेक्टिव्स प्रोपाउंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे। अब एक बात और आती है कि गवर्नमेंट इन कामों को बिना अपनी पावर के तो नहीं कर सकती है, उसको पावर भी देना होगा। तो सी प्लीज, गवर्नमेंटल पावर विच इज असेंशियल टू रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटीज। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर इज नीडेड, गवर्नमेंट बिना पावर के कुछ नहीं कर सकती। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू रियलाइज दी सोशल वैल्यूज, देन गवर्नमेंट नीड्स दी पावर, उसको पावर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स आपने गवर्नमेंट को पावर भी दे दिया कि भाई हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे बेसिक वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटीज के, इनको रियलाइज आपको करना है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अब सवाल आगे का ये आता है कि जो पावर आपने दी, वो आप ये बात भी तो देखेंगे कि जो पावर विच यू हैव वेस्टेड विद द गवर्नमेंट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ द वैल्यूज। ऐसा ना हो कि वो वैल्यूज को डिस्ट्रक्ट करने के लिए ही लग जाए, क्योंकि उसको पावर तो आपने दे दी गई है। लेकिन आपको ये देखना है कि पावर हमने दे दी गई है, द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू execute our objectives and realize the fundamental values and to promote them। उनको प्रोन्नत करने के लिए ही वो इस्तेमाल करे। तो सवाल इस बात का एक और खड़ा हो जाता है कि आप देख रहे होंगे कि ये तो एक विरोधाभासी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, पैराडॉक्सिकल, कि एक तरफ तो ये जरूरी है कि हम गवर्नमेंट को पावर दें, और दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि गवर्नमेंट उस पावर को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल ना कर सके, उसको आर्बिट्रली इस्तेमाल ना कर सके। ऐसा ना हो कि वो जो वैल्यू को डिस्टर्ब, वैल्यूज को खत्म करने में लग जाए, या जो हम चाहते हैं वो हमारे अगेंस्ट चले। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जरूरत होती है। इस काम को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए टाइप ऑफ द मैकेनिज्म विच विल डू दिस थिंग। कौन सी थिंग? कि आप, यू आर द गवर्न एंड यू विल अपॉइंट अ गवर्नमेंट बाय दैट प्रोसेस ऑन दैट बाय थ्रू द इलेक्शन, और अदरवाइज यू ब्रिंग ए बॉडी दैट विल बी कॉल्ड अ गवर्नमेंट। आप सरकार को लाएंगे, ठीक है, और सरकार को लाएंगे, आप उसे पावर दे देंगे, आप उससे कहेंगे कि भाई ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको वैल्यूज को प्रमोट करना है, इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव कराना होगा, और ये आप कराओगे। जैसा कि मैंने अभी कहा, दो इट इज अ रिपीटेशन, बट फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द एम्फेसिस आई एम अगेन सेइंग कि आखिर गवर्नमेंट हमारी डिजायर के मुताबिक ही उस पावर को इस्तेमाल करे, वो हमारे लिए ही पावर को इस्तेमाल करे, ये कैसे आप संभव करेंगे? इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आप कैसे लाएंगे, ये मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। टू मेक मैकेनिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन वन शुड डू, आपको ऐसा करना होगा। क्या करना होगा? कि पहली बात, नंबर वन,
कि गवर्नमेंट बी मेड लीगली लिमिटेड, अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, पहले गवर्नमेंट बना दिया, लीगली लिमिटेड गवर्नमेंट बना दिया। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि लेट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी बी डिपेंडेंट ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ सच लिमिटेशंस अगेंस्ट इटसेल्फ। लिमिटेशन आपने गवर्नमेंट के ऊपर रख दी और गवर्नमेंट को इसके लिए छोड़ दिया गया, फ्री छोड़ दिया गया कि तुम इन लिमिटेशंस को अपने विरुद्ध इन्फोर्स अगर करोगे तो आपको पावर मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट उन लिमिटेशंस को जो आपने पावर पर रख दी हैं उनको वो इन्फोर्स करेगी तो गवर्नमेंट को पावर मिलेगी। जब गवर्नमेंट को पावर मिलेगी तो गवर्नमेंट उस पावर को इस्तेमाल करके सोशल वेलफेयर के काम करेगी। दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यह है कि फर्स्ट गवर्नमेंट मस्ट बी लीगली लिमिटेड एंड सेकंड पॉइंट लेट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी बी डिपेंडेंट ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ सच लिमिटेशंस अगेंस्ट इटसेल्फ। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. Let us examine the other aspect from the philosopher point of view. I have taken one philosopher, Thomas Paine. उनकी क्या प्रपोजिशन है, और वो प्रपोजिशन गवर्नमेंट एंड गवर्न एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच की बात, तीनों के बीच की बात, तीनों के रिलेशन के बीच की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैंने आपसे कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, संविधानवाद पर आधारित है। संविधानवाद को मैंने आपको बता ही दिया। नाउ सी, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एक्ट द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कोई गवर्नमेंट का एक्ट नहीं होता है, बट ऑफ ए पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग ए गवर्नमेंट एंड ए गवर्नमेंट विदाउट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो उन लोगों का होता है जो लोग गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसका मतलब यह कि अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया। नाउ सी, अगर एक गवर्नमेंट कोई आती है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि वो द गवर्नमेंट इज पावर विदाउट राइट। उसके पास पावर ही पावर है और उसके खिलाफ कोई राइट और कोई अधिकार नहीं है कि वो उन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करे, चाहे उन पावर का मिसयूज करे या यूज करे, बट उसके खिलाफ कोई भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए थिंग एंटीसीडेंट टू ए गवर्नमेंट एंड ए गवर्नमेंट इज ओनली द क्रिएचर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो सी प्लीज, वी द people drafted our constitution, and this constitution constituted or made the government. उन्होंने इसको बनाया। Let us see further. अब इस बात को आप अभी अपने इस नॉलेज को अभी अपने साथ रखें और मैं थोड़ा सा आपको ज्यूरिस्टिक बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं। आप ये बात भी समझ लेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोई एक नई कॉन्सेप्ट है, कोई एक नई थ्योरी है, कोई एक नया सिद्धांत है, और ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो थ्योरी है वो आई है। ठीक है, लेट अस सी द ज्यूरिस्टिक विजन। नेचुरल लॉ फिलोसफर्स लाइक अक्यूनस, पेन, मैंने अभी बताया, लॉक, ग्रोटियस एंड रूसो, इन सभी लोगों का सारा जो उद्देश्य था, they were grappled with the ways in which the common welfare might be promoted.
ये सभी लोग इस बात पर इनकी सारी जो सोच थी, सारा जो दिमाग इनका लगाना था इस बात पर था कि हम कैसे किसी डिवाइस को, किसी मैकेनिज्म को लेकर के आए जिससे कॉमन वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात और आपको बताता हूं जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, मैग्ना कार्टा 2012, जिन्होंने लिबर्टी को प्रमोट किया, लेकिन एट द सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अटेम्प्टेड टू स्ट्रेंथन द लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जहां इन्होंने लिबर्टी को सिक्योर किया, ऑन द अदर साइड दे started to put or strengthen the limitation upon the power of the government। हम भी उन्हीं limitations की बात कर रहे हैं। later on this the analogy, later on this vision came in the form of the constitutionalism। now यहां तक आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद को जरूर जान चुके होंगे। संविधानवाद का मतलब है सीमित सरकार, बहुत क्लियर बात हो गई। अब मैं आपको एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेकर के चलता हूं, क्योंकि संविधानवाद को मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो एक सोशल वेलफेयर, सोशल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल इंजीनियरिंग है। सो लेट अस एग्जामिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन ऑर्डर टू एग्जामिन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल इंजीनियरिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेट अस जस्ट नो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लिमिटेशंस का भी अपना एक कोई फॉर्म होगा, उनकी कोई शक्ल होगी, उनका कोई फेस होगा, तो हम उन्हें कैसे समझें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें उन लिमिटेशंस को राइट्स एंड ड्यूटी के फॉर्म में तलाशना होगा, अधिकार और कर्तव्यों में उन्हें देखना होगा। दूसरी बात, जब हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एंड ड्यूटीज के फॉर्म में लिमिटेशंस दी गई हैं, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट अगर दी गई हैं, तो आई विल एक्सप्लेन देम ऑल्सो। नंबर 2, ये बात हमको जाननी पड़ेगी कि क्या, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, देयर आर 2 टर्म्स। आप लोगों ने हॉफील्ड का जूरल रिलेशंस जरूर पढ़ा होगा, जरूर जानते होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो हॉफील्ड की जूरल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज की जरूर पढ़ लें। अधिकार और कर्तव्यों की जो उनकी जूरल कॉन्सेप्शन है उसको जरूर पढ़ लें। जूरल कॉन्सेप्शंस क्या होती हैं मैं आपको बता दूं कि राइट एंड ड्यूटी, अधिकार एंड कर्तव्य, ये इस तरह से एक दूसरे में कोरिलेटेड हैं कि अगर जहां पर अधिकार है तो वहां कर्तव्य होगा, अगर अधिकार नहीं है तो कर्तव्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए ड्यूटी, क्योंकि द कंटेंट ऑफ द राइट आर द कंटेंट ऑफ द ड्यूटी। Therefore, it's a but natural that if there is no right, then there is no duty। और मैंने आपको ये कह रहा हूं कि ये जो राइट एंड ड्यूटी हैं, ये ड्यूटी, राइट एंड ड्यूटी एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन है कैसे है, मैं आपको ये बताने की कोशिश आगे करूंगा। नंबर 2 पे आता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि ड्यूटी भी करस्पॉन्डिंग होंगी। जब ड्यूटी करस्पॉन्डिंग होंगी, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट, इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द जूरल कॉन्सेप्शन,
तो जब ड्यूटी होंगी तो वो ड्यूटी किसके पार्ट पर आएंगी? वो ड्यूटी गवर्नमेंट के पार्ट पर आएंगी। मेरा अगर कोई राइट है, आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट है, मींस अगर मैं इस बात को ही ले लूं जैसे कि मेरा राइट टू इक्वलिटी है, मेरा राइट टू फ्री स्पीच है, मेरा राइट टू दी लिव है, राइट टू लाइफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द ड्यूटी ऑन द अदर साइड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर, कि वो गवर्नमेंट मेरे इस राइट को वायलेट नहीं करे। अब अगर गवर्नमेंट मेरे इस राइट को वायलेट करती है तो मैं इमीडिएटली अपने राइट को इन्फोर्स करा दूंगा बाय इन्वोकिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। आप ये बात जानते हैं। देखा आपने कि पार्ट 3 में राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सिएबल हैं, लेकिन अगर हम पार्ट 4 में जाते हैं तो वहां पर राइट नहीं है, बल्कि एक ऑब्लिगेशंस हैं, बल्कि एक पॉजिटिव ड्यूटीज हैं और पॉजिटिव मॉरलिटी जैसी बात भी कही, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस जैसी बात भी कही है, नॉट मॉरलिटी, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस की पार्ट भी कही गई है। वो ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट है, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। तो फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैकेनिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई ड्यूटी का जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस पार्ट 4 में दिए गए हैं उनमें कोई मूवमेंट है, वो पार्ट 3 में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पार्ट 3 में आ जाते हैं तो लिमिटेशन मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। यह भी हमें देखना होगा। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यह है कि मुझे यह देखना होगा कि क्या मैं ये बात कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारे ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था, इट वॉज अवेलेबल ऑन 26 जनवरी 1950, जहां पर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था। इसका मतलब यह कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो एक प्रिंसिपल है, जो एक सिद्धांत है, जो एक मैकेनिज्म है, वो हमारे संविधान में ऑलरेडी मौजूदा था। तो अब यह बात देखनी होगी कि क्या ये बढ़ता घटता भी है या स्टैटिक रहता है। इस बात की हमें स्टडी करनी पड़ेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में। तो ये रही हमारी 3 एक तरह से इंक्वायरी, एक तरह से हमें इनको अंडरस्टैंड करना है। अब मैं अंडरस्टैंड करने के लिए आगे चलता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप यहां पर बहुत जल्दी से आ जाएं। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रियम्बल से, ठीक है, और फिर आगे सब्सीक्वेंट 25 पार्ट्स दिए गए हैं। इस पर मेरा डिस्कशन ऑलरेडी मौजूदा है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है इम्पार्टिंग एजुकेशन डिजिटली, इम्पैक्ट, वहां पर भी ये अवेलेबल है। और नॉट ओनली my lecture is available there on that imparting education digitally platform, लेकिन आपको वहां पर और भी लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपकी ज़रूरत में हो सकते हैं। आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। नाउ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रियम्बल हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां से हम चलते हैं। और मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रियम्बल में हमारी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, इस प्रियम्बल में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। प्रियम्बल, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रियम्बल, और ये गवर्नमेंट के थ्रू हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। गवर्नमेंट के थ्रू हमको अब हमारी जो सोसाइटल वैल्यूज हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उनको प्रमोट करना है। और इसके बाद आप ये बात भी समझ लें
कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ अब मैं आगे चलता हूं विदाउट गिविंग मच टाइम ऑन द प्रियम्बल बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एस्पेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ लॉ to which the state must adhere the exercise of governance। आपने देखा, मैंने कहा कि ये सरकार है और सरकार हमने बनाया और इस सरकार को हमने दिए गए प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स दे दिए गए कि भाई ये तुम हमें अचीव करके दिखाओ, और हमारी जो सामाजिक वैल्यूज दी गई हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हें आप प्रमोट करें, उन्हें आप सुरक्षित रखें, ये आपकी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को करने में गवर्नमेंट को पावर चाहिए। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पावर एक्सरसाइज करते वक्त गवर्नमेंट को एक ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। यह कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि while the government is exercising the power given by us to the government, दिया गया, वो जब एक्सरसाइज कर रही है तो उसको पावर को एक्सरसाइज करने में जो ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके तहत ही करना होगा। नाउ सी the reference of the लिमिटेशंस। सीमित सरकार का रेफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सरकार को पावर एक्सरसाइज करना है, लेकिन उन पावर को एक्सरसाइज करते वक्त उसको प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। नाउ आई एम कमिंग डाउन वेरी क्विकली। जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 भी दिया गया है, और पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फोर्स प्रियम्बल से लेते हैं। और अगर इन दोनों को मिलाकर के हम बात करें तो ये दोनों ही ये प्रोक्लेम करते हैं फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में कि भारतीय संविधान इन वैल्यूज, इन सामाजिक वैल्यूज पर आधारित है, और पार्ट 3 के माध्यम से वो सुरक्षित की गई हैं, प्रोटेक्ट की गई हैं, क्योंकि उनको, उन वैल्यूज को एक अधिकार के रूप में सुरक्षित कर दिया गया है पार्ट 3 में। और दूसरी बात है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाने हैं, जो प्रियम्बल में दिए गए हैं, वो भी अधिकार के रूप में पार्ट 3 में दे दिए गए हैं। और अगर वो अधिकार के रूप में पार्ट 3 में नहीं दे पाए फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको पार्ट 4 में गवर्नमेंट का पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बना दिया गया कि वो अपनी पॉलिसी, अपनी पावर इस तरह से इस्तेमाल करेगी, पॉलिसी बनाएगी, इस तरह से बनाएगी कि जो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव किए जा सके। आपने देखा कि राइट के फॉर्म में, अधिकार के फॉर्म में आप लिमिटेशंस जरूर यहां पर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही अधिकार की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी के अंदर आ जाती है, क्योंकि ऑल द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल इन पार्ट 3 आर अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के खिलाफ हैं वो राइट्स, तो बात क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन। आपने देखा कि लिमिटेशंस यहां पर दी गई हैं, मीन्स गवर्नमेंट के पावर पास में हैं, लेकिन उन पावर को वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती
कि दिए गए राइट्स पार्ट थर्ड में उनको वायलेट कर दे, अगर उसने ऐसा किया तो इमीडिएटली यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, either under Article 226 to High Court or under Article 32 to the Supreme Court. जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कही, प्रियम्बल की बात कही, मैं आपको थोड़ी सी जस्ट उसके बारे में रेफरेंस देने के लिए इस स्लाइड को ओपन करता हूं और सी दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कमिटेड एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें, और नेशन का फॉर्म कैसा होना चाहिए, फॉर व्हाट वी आर कमिटेड और वी आर रिजॉल्व, कि हमारा इंडिया सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। ये भारत हमारा, हम कॉन्स्टिट्यूट अपने भारत को इस शेप में करते हैं और इस शेप में करने के बाद वी आर committed to secure to all citizens, क्या? Justice, liberty, equality and fraternity। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चार जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चार जो प्रिंसिपल्स हैं, इन पर पूरा संविधान आधारित है, पूरा संविधान। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपने देखा, इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट को जो ऑब्जेक्टिव जो हमें सिक्योर करना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। अब गवर्नमेंट के थ्रू जब हासिल किया जाएगा तो इसके अलावा अगर गवर्नमेंट अपनी पावर को अदर वे इस्तेमाल करना चाहती है तो हम उसको लिमिट कर सकते हैं, और लिमिट कैसे कर सकते हैं? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ लेट अस कम अहेड। मैंने आपको अभी प्रिंसिपल्स विच आर विच आर ऑब्जेक्टिव्स विच आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, उनके ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन इनके पीछे सिद्धांत काम करते हैं। और वो कौन से सिद्धांत हैं? जिनको आप देख सकते हैं, विच आर नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो प्रोविजन में नहीं दिए गए हैं, लेकिन प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन उन पर आधारित हैं, उन सिद्धांतों पर आधारित हैं। वो सिद्धांत कौन से हैं? फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, reasonableness, independent judiciary with power of Indian review, the doctrine of rule of law and the separation of powers, free and fair elections. These are the principles, वो provisions के behind हैं, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वर्क करते हैं। ये भी गवर्नमेंट की पावर को एक्सरसाइज करते वक्त लिमिट करते हैं, सीमित करते हैं। D.D. Vasu, an eminent author on Indian Constitution, says the above principles, though they are not expressly stated in Constitution, but they form part of the governance। कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट while exercising its own power in order to achieve the objectives enshrined in the preamble में दिए गए ऑब्जेक्ट को जब वो अचीव करना चाह रही है तो वो इन सिद्धांतों को दरकिनार कर दे, नजरअंदाज कर दे। ऐसा नहीं कर सकती। जब वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो अब इस पावर को अपने हित में या किसी नेशन को डिस्ट्रक्ट करने में, या बी द पीपल जिन्होंने गवर्नमेंट को बनाया और गवर्नमेंट को पावर दिया, उनको डिस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ सी फर्दर। अब जैसा कि मैंने अभी आपको सारी बातें पीछे बताई, और लेट अस एग्जामिन वेदर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज, हम देखते हैं सिद्धांतवाद है। अब आप देखिएगा, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, क्या
ये बात निकल करके आ रही है कौन सी कि गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इज डिपेंडेंट ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ लिमिटेशन अगेंस्ट इट सेल्फ। क्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कैसे आ रही है कि लिमिटेशंस सिद्धांत के फॉर्म में हैं, उन सिद्धांतों को प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, डेवलप करेगी, तो उसको पावर निकल करके आएगी। जब वो दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को एक्सरसाइज करते वक्त हासिल करेगी तो उसके लिए पावर मिलेगी। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पेंस की जो प्रपोजिशन है वो मिलती है? यस, वो मिलती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एंटीसीडेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पहले का कॉन्स्टिट्यूशन है, और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हम लोग हैं, वी द पीपल हैं। एंड वी द पीपल ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और गवर्नमेंट जो हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएचर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बना दिया। तो पेन की जो प्रपोजिशन है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से लागू होती है। यह बात भी यहां पर साबित हो गई। अब मैं आपको जस्टिस भगवती जी ने जो कहा था मेनका गांधी के केस में, वहां पर लेकर के आता हूं और मैं आपको बताता हूं। सी, उन्होंने कहा पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्होंने कहा कि जो मूलभूत अधिकार हैं दे रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यूज। बेसिक वैल्यूज, फंडामेंटल वैल्यूज कौन सी वाली? विच वर चेरिस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री सिंस द वैदिक टाइम्स। हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया की सोसाइटी की फंडामेंटल वैल्यूज थी जो कि सदियों से चलती चली आ रही हैं। उन वैल्यूज को फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी बात क्लियर हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो वैल्यूज फंडामेंटल राइट के द्वारा सिक्योर की जा रही हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उन वैल्यूज को सिक्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज अंडर द ड्यूटी कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती है। देयरफॉर देयर इज ए लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। सो देयर इज एन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आपने देखा। अब आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे वी pattern of guarantee on the basic structure of human rights and impose negative obligation on the state not to encroach upon individual liberty in its various dimensions। आपने देखा कि नेगेटिव ऑब्लिगेशंस स्टेट के पास हैं कि वो जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है सरकार, तो वो इन फंडामेंटल राइट को इनक्रोच अपॉन नहीं करे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स are the representative of, or thus they do represent the fundamental values. Now look upon the other thing which is on also the part of this discussion of the limitation. How do we see the limitations which are called a constitutionalism? हम लिमिटेशन, हम सीमित सरकार की बात करते हैं, वो कैसे कैसे देखने को मिलती है। आप जानते हैं पार्ट 3 में 13 आर्टिकल भी दिया गया है, 13, जहां पर वो क्लियर बात कहता है कि अगर कोई लॉ गवर्नमेंट बनाती है, कोई नोटिफिकेशन करती है, कोई रूल्स देती है, कोई भी इंडिया में कस्टम विच इज हैविंग ए फोर्स ऑफ लॉ, अगर कोई ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, पार्ट 3 को वायलेट करता है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मींस वो रह ही नहीं सकता। तो आपने देखा कि यहां पर भी लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित कर दिया गया आर्टिकल 13 के माध्यम से कि कोई भी गवर्नमेंट लॉ पास करके फंडामेंटल राइट को टेक अवे या वायलेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो लॉ होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और उसे कौन डिक्लेयर करेगा? वो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद आप अगर आगे देखते हैं तो आर्टिकल 32 दिया गया है, जहां पर के
फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन दिया गया है और आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है कि अगर आपका राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट करती है गवर्नमेंट, वायलेट होता है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट बनता है कि आप डायरेक्टली जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकते कि ओके हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। तो आपने देखा यहां पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो लिमिटेड गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है, वो किस तरह से यहां पर तैयार किया गया है। नाउ अब हम आगे की बात बहुत जल्दी से करते हैं, पार्ट 4 में जल्दी से आते हैं। पार्ट 4 में आप समझ सकते हैं कि पार्ट 4 भी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देता है। वो देता है, हमारे राइट्स नहीं हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को वो प्रोटेक्शन देता है। कैसे देता है? केशवानंद भारती के केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्ट 4 contemplates the protection of fundamental right through a set of non-justiciable directive principles or positive duty under article 251 वो भी सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? कि वो ऑब्लिगेशंस जो पार्ट 4 में दिए गए हैं, वो ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं जिनके तहत जो गवर्नमेंट है उसको वेलफेयर स्टेट लाना है, उसको पीपल के जनरल वेलफेयर में काम करना है और सोशल जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस भी करना है। जब ऐसा करना है, ऑब्लिगेशंस के तहत ऐसा करना है, तो फंडामेंटल राइट को वो सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पर मैं एक आपको बात बता दूं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं है, जैसा कि पार्ट 3 में दिया गया है। फंडामेंटल राइट के वायलेट करने पर आप इमीडिएटली जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर सोशल जस्टिस करने के लिए नहीं करती, पावर अदरवाइज एक्सरसाइज करती है, तो 5 साल के बाद इलेक्शन में गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। और दूसरा बात, जो सैंक्शन की बात करते हैं, इन्फोर्स करने की बात यह है कि आर्टिकल 19 में हमारे पास में फ्री स्पीच की बात है कि फ्री स्पीच के तहत हम जाकर के गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर देंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, बिकॉज गवर्नमेंट का लेजिटिमेट विरोध करना कि वो दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने की दिशा में अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर रही है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी बात कह दी कि पार्ट 4 वो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में जो दिए गए उनको सप्लीमेंट करता है, उनको सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट करता है। तो बात यहां पर भी क्लियर हो रही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो लिमिटेड गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट है, वो यहां भी देखने को मिल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। पार्ट 4 से जो 4th में जो ड्यूटी दी गई है वो मूव करके पार्ट 3 में आ गई। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, बट आई वुड साइट ओनली वन एग्जाम्पल। आप जानते होंगे आर्टिकल 41, 45 एंड 46, जहां पर कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के लिए प्रबंध किया गया है, राइट टू एजुकेशन के लिए। लेकिन क्योंकि पार्ट 4 में दिया गया है इसलिए राइट टू एजुकेशन नहीं है। लेकिन उन्नी कृष्णन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने देखा कि थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन द ड्यूटी अंडर दीज आर्टिकल्स हैव शिफ्टेड और हैव मूव टू दी पार्ट 3। कहां पर गई? आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और 21A आर्टिकल जोड़ दिया गया, और 21A आर्टिकल विच इज गिवन इन दी पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। तो आपने देखा यहां पर मूवमेंट की बात हो रही है। तो जब मूवमेंट की बात हो रही है तो पार्ट 3 में जाते ही आप देख सकते हैं कि राइट आ गया, और जब राइट आ गया तो गवर्नमेंट के पार्ट पर ड्यूटी आ गई, और जब ड्यूटी आ गई तो गवर्नमेंट हैज कम अंडर द ऑब्लिगेशन, अंडर द लिमिटेशंस।
देखिए बहुत जल्दी से एक और आगे की बात करते हैं। आप लोग सभी जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप पढ़ लें। 1950 में ए के गोपालन का केस हुआ और ए के गोपालन के केस में यह बात कही गई कि मुझे जो है, मेरी जो लिबर्टी है आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्ट की गई है एज ए फंडामेंटल राइट में, वो उससे मुझे डिप्राइव किया गया और मुझे डिप्राइव किया, मेरी लिबर्टी को छीन लिया गया, मेरी फ्रीडम को छीन लिया गया। और वो ऐसे लॉ से छीना गया, ऐसे प्रोसीजरल लॉ से छीना गया जो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। वो जस्ट नहीं था, वो फेयर नहीं था, फेयरनेस उसमें नहीं थी, उसमें रीजनेबलनेस नहीं थी। यह बात कही गई सुप्रीम कोर्ट से। यह बात भी कही गई कि आर्टिकल 21 में खुद एक बात कहा गया है कि फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी उसको स्टेट ले सकता है, लेकिन लेने के लिए उसको एक प्रोसीजर लाना पड़ेगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, उसे लाना पड़ेगा तब वो लेगा। और उन्होंने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कंडीशन को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, उसके कंटेंट को भी इसे फुलफिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत जल्दी से बता दूं आपको बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन borrowed procedure established by law from United Kingdom system. They did not take the due process of law from American system. जबकि ये दोनों ही उनके पास में थी, लेकिन उन्होंने फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेफर किया कि भाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। Therefore, the Supreme Court said that कि गवर्नमेंट एक प्रोसीजर इनेक्ट करे और उस प्रोसीजर के माध्यम से किसी की लिबर्टी को लिया जा सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी उसको जस्ट फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14, 19 के बेसिस पर चेक ने टेस्ट नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि इस पॉइंट पर हिंदुस्तान में थ्रू दिस इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू द ए.के. गोपालन केस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत ही वीक देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है कि आर्बिट्रेरीनेस का प्रेजेंस गवर्नमेंट के पार्ट पे देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट एक लॉ, प्रोसीजरल लॉ पास करेगी और उससे किसी भी राइट को कर्टेल कर लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है। तो ऑन द वेरी मूवमेंट यू कैन सी दैट दिस वाज द बिग ब्लो टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। मेरा कहना यह है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ। आरसी कूपर के थ्रू चलते हुए मेनका गांधी के केस में हम आए। यहां पर ईयर रॉन्ग है, आई एम सॉरी, प्लीज गेट इट करेक्ट। तो मेनका गांधी के केस तक हम पहुंचे और आपने देखा कि मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया जाता है, पास किया जाता है लॉ का, कोई भी लॉ है, उसको आर्टिकल 14, 19 के ग्राउंड पर चेक किया जाएगा। द लॉ हैज टू क्वालिफाई द टेस्ट ऑफ जस्टनेस, टेस्ट ऑफ फेयरनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। आपने देखा और यह बात भी कह दी गई कि हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं इंक्लूड किया था, दी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपने देखा ऑन दिस वेरी पॉइंट जो ए.के. गोपालन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक बिग बिलो मिला था,
वीक हुआ था वो यहां पर आकर के स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी पावर को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी वो अपना इस्तेमाल कर सकती है फंडामेंटल राइट वायलेट करने के लिए। नाउ वेरी क्विकली आई एम कमिंग टू द अदर पॉइंट। आप देख सकते हैं वेरी फेमस केस, लीडिंग केस, लैंडमार्क केस केशवानंद भारती, जिसमें जस्टिस मैथ्यू ने कहा कि पार्ट थर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, पार्ट थर्ड इज एन एम्प्टी वेसल। दिस वाज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टी वेसल। एम्प्टी वेसल क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोग्रेस आगे जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन आगे जा रहा है, जैसे जैसे जरूरतें आ रही हैं, एम्प्टी वेसल के तहत फंडामेंटल राइट का क्रिएट किया हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कोर्ट्स, बाय द कोर्ट। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि जो अमेंडिंग पावर दी गई हैं आर्टिकल 368 के तहत, वो भी किसी भी राइट को ऐड किया जा सकता है। तो एम्प्टी वेसल का मतलब है कि जो जो जरूरतें आ रही हैं उनको फंडामेंटल राइट को यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है। जब फंडामेंटल राइट इंक्लूड होते रहेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बीइंग एक्सपेंडेड। एज the fundamental right is being expanded, the constitutionalism itself is being expanded. आप देख सकते हैं so many fundamental rights have been the interpreted through the interpretation of various provisions of the constitution, and they have been added to the part third. तो constitutionalism का expansion हिंदुस्तान में हो रहा है। अब आप एक आगे की बात देखने की कोशिश करें। जैसा कि हमने कहा था कि देयर इज नो, मैंने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, ठीक है। नाउ सी द टू पार्ट्स आर ट्रीटेड एज टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यहां पर भी आपने देख लिया एक रिस्ट्रिक्शंस। दीज आर द एग्जांपल्स और इंस्टेंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ सी प्लीज, इन केशवानंद भारती केस आप जानते ही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को लाया गया, और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का सीधा मतलब था टू पुट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 368। बोले गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना करे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का की धज्जियां उड़ा दे, तो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन पुट कर दिया। बोले कहा कि ये जो है लिमिटेशन का टूल है, दिस इज द लिमिटेशन। व्हाट इज द लिमिटेशन? बेसिक स्ट्रक्चर इज अ लिमिटेशन कि यू कैन अमेंड होल कॉन्स्टिट्यूशन, तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लो, लेकिन आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो दिस इज द लिमिटेशन एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म which has come through the interpretation by the court of law। आपने देखा कि यहां पर you can call it a judicial constitutionalism, you can call it a constructive constitutionalism, I would prefer to call it a constructive constitutionalism। आप एक बात और भी देख सकते हैं कि इस थ्योरी को लाया गया और इस थ्योरी इस थ्योरी को डिफाइन नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया केशवानंद भारती के केस में, बट क्या कह दिया गया कि कोर्ट टाइम जैसे जैसे आएगा अपने समय के मुताबिक विद रेफरेंस टू आइडेंटिटी टेस्ट थ्योरी, कोर्ट बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का कंपोनेंट कौन कौन सा है। आप ये बात समझ सकते हैं कि कोर्ट ने सेवरल टाइम्स बहुत सारी चीजों को ऐसा बताया कि ये पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का है, ये पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का है। इसका मतलब ये है कि जो जो पार्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये कह दिए गए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के पार्ट हैं, इसका मतलब वो लिमिटेशंस हैं ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। वो जब लिमिटेशंस हैं तो यू विल कॉल देम अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कंक्लूडिंग द डिस्कशन, we can say that we the people of India has moved towards a closer balance of power with right। आपने देखा कि जहाँ पावर दी जा रही है, अगर वहाँ पर राइट है, मीन्स पावर विद राइट एंड पावर विदाउट राइट। पावर विद राइट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि गवर्नमेंट
पावर को मिसयूज नहीं कर सकती, बिकॉज राइट विल कंट्रोल, उस राइट कंट्रोल करेगा। दूसरी बात आपने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट है, गवर्नमेंट का एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये भी पॉइंट साबित हो चुका है। दूसरी बात, फ्रॉम एबव डिस्कशन आई कैन कंक्लूड, आप भी समझ सकते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ सोशल इंजीनियरिंग। लॉन्ग डिस्कशन आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता है। तीसरी बात, जैसा कि आपने एक डायनेमिज्म, एक डायनेमिक, एक प्रोग्रेशन कि जिस तरह से परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर कर रहा है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी डेवलप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पावर गवर्नमेंट को बढ़ जाए और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना बढ़े। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट आर्बिट्ररी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। थैंक यू सो मच।